वंदे मातरम कर्मवीरों, आप सबका सृष्टि क्लासेज भुसावर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आज आपको मालूम है, तिथि है, डेट है 30 जनवरी और इस सप्ताह में 30 जनवरी गांधी जी की पुण्यतिथि है। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को गांधी जी की हत्या की गई नाथूराम गोडसे के द्वारा और 23 जनवरी एक बड़े महापुरुष सुभाष चंद्र जी बोस, जिन्हें नेताजी के नाम से जानते थे, नेताजी का जन्मदिन है। अब हम देखें, इस सप्ताह में दो बड़े महापुरुषों के बारे में बात करेंगे जिनका स्वतंत्रता आंदोलन में विशेष ही योगदान रहा, या यूं कहें जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारत को स्वतंत्र कराने के लिए लगा दिया। ऐसे दो बड़े महापुरुषों की बात करेंगे, गांधी जी और दूसरे महापुरुष हैं सुभाष चंद्र बोस। दोनों एक ही कार्य कर रहे हैं, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन दोनों की नीतियां और दोनों की शैली और दोनों के कार्य करने की जो रणनीति है, दोनों की बिल्कुल अलग है। हम दोनों की जहां एक साथ कार्य करते हैं वो आंदोलन है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन सन 1920 ईस्वी में यहां से शुरुआत करेंगे और 30 जनवरी 1948 ईस्वी, जहां गांधी जी की हत्या होती है, वहां तक बात करेंगे। तो इसके बीच में स्वतंत्रता के लिए जितने भी प्रमुख आंदोलन हुए, सभी आंदोलनों को लेकर चर्चा करेंगे। संभव नहीं कि एक पार्ट में हम कंप्लीट कर सकें, इसीलिए हम 2 या 3 पार्ट में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। एक एक चैप्टर को समझते हुए चलेंगे। पहले थोड़ी सी जानकारी लें गांधी जी के बारे में। तो जैसा कि आप सबको जानकारी है, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। जबकि सुभाष जी का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक, उड़ीसा में हुआ। गांधी जी 1869 ईस्वी को जन्म होता है और गांधी जी के पिता करमचंद और मां पुतलीबाई, गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। गांधी जी को पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से जानते थे और गांधी जी ने सन 1891 ईस्वी में इंग्लैंड से बैरिस्टर पास की और बैरिस्टर करने के बाद इन्होंने राजकोट में वकालत की, फिर मुंबई में वकालत की। इसके बाद गांधी जी सन 1893 ईस्वी में दक्षिणी अफ्रीका चले जाते हैं और दक्षिणी अफ्रीका में भी गांधी जी के द्वारा एक बड़ा आंदोलन चलाया गया रंगभेद नीति के विरोध में। रंगभेद नीति के विरोध में गांधी जी के द्वारा बड़ा आंदोलन चलाया गया। सन 1915 ईस्वी में गांधी जी की वापसी होती है भारत में। सुभाष जी के बारे में बात करें, सुभाष चंद्र बोस कटक, उड़ीसा में 23 जनवरी 1897 ईस्वी में जन्म हुआ। सन 1919 ईस्वी में सुभाष जी के द्वारा कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक पास की गई तथा इनके जो पिता थे जानकी दास, बड़े वकील थे। सुभाष जी का जन्म एक अच्छे कायस्थ परिवार में हुआ था, संपन्न परिवार में हुआ था। इनकी मां प्रभावती और इनके जो पिता थे
इनका सपना था कि सुभाष जी आईसीएस पास करें, आईसीएस बनकर आए। सुभाष जी के द्वारा सन 1920 ईस्वी में लंदन जाकर आईसीएस परीक्षा पास की। आईसीएस आप समझते हैं, जो आज आईएएस की बात करें उस स्तर की परीक्षा होती थी, लेकिन आज का स्तर और तब का स्तर, लंदन जाना पड़ता था तैयारी करने के लिए, लंदन में ही होती थी, लंदन में ही ट्रेनिंग होती थी। और जहां आपने देखा होगा 1854 ईस्वी में आईसीएस को सभी भारतीयों के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा कर दी गई थी। सबसे पहले जो आईसीएस हुए सत्येंद्रनाथ टैगोर हुए, अरविंद घोष भी आईसीएस हुए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी आईसीएस हुए, लेकिन सबने एक टाइम लेके, समय लेके तैयारी की वहां। अरविंद घोष तो बहुत छोटी उम्र में चले जाते हैं और आईसीएस की तैयारी करते हैं, लेकिन सुभाष जी के द्वारा मात्र 8 माह की तैयारी में आईसीएस परीक्षा पास की गई और अपनी प्रतिभा को सिद्ध किया। उनके पिता के दिमाग में कुछ और चल रहा था। पिता चाहते थे कि बेटा आईसीएस बनकर आए और आराम की जिंदगी यहां आराम से जिए, एक बड़ा अधिकारी बन के जीवन निकाले, लेकिन सुभाष जी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जैसे ही आईसीएस पास करके आए, तब तक 1920 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया। गांधी जी के बारे में थोड़ी सी बात करें, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में जन्म हुआ। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी, मां का नाम पुतलीबाई, और ये 1891 ईस्वी में इंग्लैंड में बैरिस्टर पास करके आए तथा 1893 ईस्वी में दक्षिणी अफ्रीका चले जाते हैं और 1915 ईस्वी में भारत वापस आते हैं। गांधी जी के द्वारा 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार में नील के जो यूरोपीय मालिक थे उनके खिलाफ मजदूरों को एकत्रित करके आंदोलन किया गया। और आगे जो मूवमेंट गांधी जी का देखने को मिलता है वो असहयोग आंदोलन में मिलता है। अब हम समझने का प्रयास करेंगे कहां किस तरह से दोनों की रणनीतियां अलग रही, दोनों की कार्यशैलियां अलग रही, और सुभाष जी और गांधी जी किस तरह से इनके विचार मेल नहीं खाते थे, किस तरह से इनका शुरू से ही विरोध शुरू हो गया और हमें लास्ट तक इनका हम देखेंगे। जो 1938 ईस्वी और 1939 ईस्वी के 1939 ईस्वी त्रिपुरी अधिवेशन में खुलकर विरोध सामने आता है और गांधी जी के प्रत्याशी को हराकर सुभाष जी 1939 ईस्वी के त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। इससे पहले बात करें असहयोग आंदोलन के बारे में, कब और किस तरह से असहयोग आंदोलन को चालू किया गया, इन दो महापुरुषों की हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और दोनों की ही नीतियों में जो विचारधारा में अंतर है उसे समझने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि गांधी जी की मृत्यु हुई है 30 जनवरी 1948 ईस्वी को, तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी तक जितने मूवमेंट हैं उन सबको पढ़ने का और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सन 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका था और गांधी जी कहीं भी अंग्रेजों के विरोध में नहीं थे। ये ब्रिटिश सरकार को सहयोग करने के पक्ष में थे कि ब्रिटिश सरकार को सहयोग किया जाए, और हम ब्रिटिश सरकार को सहयोग करेंगे तो संभव है कि ब्रिटिश सरकार हमारे लिए डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे, औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दे, और शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाया जाए। हम जैसा कि पढ़ते हैं, गांधी जी गांव-गांव घूमते हैं, युवकों को प्रेरित करते हैं सेना में भर्ती होने के लिए और ब्रिटिश सरकार का प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग करने के लिए। ब्रिटिश सरकार के सहयोगी के रूप में गांधी जी के द्वारा कार्य किया गया, इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि दी। लेकिन जैसा कि गांधी जी ने सोचा था कि ब्रिटिश कुछ उदारवादी नीतियां अपनाएंगे भारत के खिलाफ और भारत को औपनिवेशिक राज्य का दर्जा देंगे, प्रथम विश्व युद्ध के बाद बिल्कुल इसका विपरीत होता है, उल्टा होता है।
1919 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम लाया गया, जिसमें कहीं भी औपनिवेशिक राज्य के दर्जे के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई। जब विरोध होता है तो वो बस इतनी घोषणा करते हैं कि हम भारतीयों को शासन में भागीदारी कराएंगे, लेकिन ये धीरे धीरे ही संभव है, एक साथ संभव नहीं है। औपनिवेशिक राज्य को लेकर कोई घोषणा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में नहीं की गई। और भी इसके अलावा हम देखें 18 मार्च 1919 सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली एक समिति ने रॉलेट एक्ट पास किया, जिसे काला कानून की संज्ञा दी गई। काला कानून इसीलिए कि किसी भी भारतीय को ब्रिटिश सरकार कभी भी और कितने भी समय के लिए बिना किसी कारण के बंद कर सकती थी जेल में, जिसके लिए कोई कारण नहीं, कोई ऐसी परिस्थितियां नहीं। ये रॉलेट एक्ट ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया 18 मार्च 1919। और इस रॉलेट एक्ट के तहत 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई पंजाब में, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल। इन दोनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया 13 अप्रैल 1919। इस समय पंजाब के जो गवर्नर हैं सर माइकल ओड्वायर और जिस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा जलियांवाला बाग में नृशंस हत्याकांड किया गया, निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गईं, उस अंग्रेज अधिकारी का नाम है जनरल डायर। आप देखें किस स्तर की देशभक्ति रही होगी उस समय, क्या सोच रही होगी, क्या मानसिकता रही होगी कि मेरे देशवासियों पे जिस गवर्नर के द्वारा अत्याचार करवाया गया या जिस अधिकारी ने अत्याचार किया है, जिस अधिकारी ने उस अधिकारी को कोई सजा नहीं दी गई, मैं उस गवर्नर को सजा दूंगा। और ऐसी सोच रखने वाले व्यक्ति थे ऊधम सिंह। ऊधम सिंह लंदन पहुंचते हैं और 13 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन में जाके सर माइकल ओड्वायर की हत्या ऊधम सिंह के द्वारा की गई। हम पढ़ते हैं कि डायर की हत्या की गई और डायर में हम ये पुलिस अधिकारी समझते हैं, तो ये पुलिस अधिकारी ना होकर ध्यान रखें, ये जो पंजाब के गवर्नर थे उस समय सर माइकल ओड्वायर, उनकी हत्या ऊधम सिंह के द्वारा की गई। 2 बड़ी घटनाएं, एक रॉलेट एक्ट और एक जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड उस समय पूरे देश में चर्चित हुआ, पूरे देश में रोष उत्पन्न हुआ और रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें सर की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी, इसके विरोध में वो सर की उपाधि को छोड़ देते हैं। यहां परिस्थितियां वो हुई कि जो महात्मा गांधी अंग्रेज सरकार के सहयोगी के रूप में कार्य कर रहे थे, एकदम से अंग्रेज सरकार के असहयोगी हो जाते हैं और अंग्रेज सरकार को शैतान का दर्जा देते हैं कि अंग्रेज सरकार शैतान है और इन्हें अपने किए हुए पर कोई पछतावा नहीं है। और गांधी जी के द्वारा 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया जाता है। और असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के साथ ही जो गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि दी गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में सहायता करने के लिए, उस केसर हिंद की उपाधि को त्याग दिया जाता है, केसर हिंद उपाधि को छोड़ दिया जाता है। 1 अगस्त 1920 की हम बात कर रहे हैं। इस समय एक और बड़े नेता हैं जिनकी मृत्यु होती है, बाल गंगाधर तिलक, जिनका नारा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा।
वो जो उस समय की कांग्रेस की पद्धति थी, प्रार्थना पत्र देने की, निवेदन करने की, उस पद्धति से बिल्कुल विपरीत रहते थे और उनका मानना था कि भीख में मिली हुई आजादी मुझे नहीं चाहिए, मैं अपनी आजादी अपने दम पर लेकर रहूंगा। यहां उनकी मृत्यु भी हुई है 1920 ईस्वी में ही और 1 अगस्त 1920 ईस्वी से गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा जब प्रारंभ किया गया, एक अकेले सुभाष जी की हम बात करें, सुभाष जी किस तरह विचारों से विपरीत रहे, उनके अलावा भी कई लोग ऐसे थे जो गांधी जी के कार्य पद्धति से, कार्यशैली से असंतुष्ट हुए। असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया जाता है तो गांधी जी एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल, चितरंजन दास, लाला लाजपत राय, ये सभी लोग, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये कई सारे लोग जो कांग्रेस के बड़े नेता थे उस समय, इन सभी लोगों के द्वारा कांग्रेस की इस कार्यशैली का, असहयोग आंदोलन का विरोध किया जाता है। लेकिन सितंबर 1920 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा कलकत्ता में विशेष अधिवेशन बुलाया गया, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा की गई और गांधी जी मोतीलाल नेहरू और अली बंधुओं के सहयोग से असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित करवा लेते हैं। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो गया सितंबर 1920 ईस्वी में। आपसे अगर पूछा जाए असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ, सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता में विशेष अधिवेशन बुलाया गया, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा की गई और असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता सी विजय राघवाचार्य के द्वारा की गई। सी विजय राघवाचार्य ने नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की और इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पुनः पारित करवा लिया गया। यहां लाला लाजपत राय और चितरंजन दास अपने विरोध को वापस ले लेते हैं, गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में जुट जाते हैं और एनी बेसेंट, जिन्ना और बिपिन चंद्र पाल के द्वारा असहयोग आंदोलन के विरोध में कांग्रेस को छोड़ दिया जाता है। कांग्रेस एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना और बिपिन चंद्र पाल के द्वारा छोड़ दी गई, जबकि चितरंजन दास और लाला लाजपत राय अपने विरोध को वापस लेते हुए कांग्रेस के या कहें गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। असहयोग आंदोलन को शुरू करने के पीछे जो कारण रखे गए, उनमें जलियांवाला बाग कांड, रॉलेट एक्ट, स्वराज्य की प्राप्ति और खिलाफत आंदोलन या तुर्की के खलीफा का विरोध, जो अंग्रेजों के द्वारा किया गया, इसको शामिल किया गया। अब इसमें हम देखेंगे इसका भी विरोध होता है, क्योंकि जलियांवाला बाग, उसमें किसी एक समुदाय या संप्रदाय या जाति के लोग नहीं मारे गए थे। रॉलेट एक्ट सभी भारतीयों के लिए लागू था। स्वराज्य प्राप्ति सभी भारतीयों का सपना था कि स्वराज्य प्राप्त किया जाए, लेकिन खिलाफत आंदोलन एक सांप्रदायिक मुद्दा था, जो एक विशेष संप्रदाय से जुड़ा हुआ मुद्दा था। यह सभी भारतीयों का या सभी हिंदुस्तानियों का मुद्दा नहीं था। इसको शामिल किया गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के कारणों में। असहयोग आंदोलन को क्यों प्रारंभ किया गया, ये 4 कारण रखे गए। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम क्या तय किए गए? असहयोग आंदोलन के कार्यक्रमों में प्रमुख जो कार्यक्रम थे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए, उपाधि और पदों का त्याग किया जाए, स्वदेशी को अपनाया जाए और
ऐसे अन्य कई प्रमुख कार्यक्रम रहे। न्यायालयों का बहिष्कार किया जाए, गांधी जी के द्वारा केसर हिंद की उपाधि को त्याग दिया गया। यहां हम देखें चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल जैसे बड़े नेताओं के द्वारा वकालत छोड़ दी गई और पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन खड़ा हो गया। एक घटना होती है पुलिस कर्मियों के द्वारा भगवान सिंह अहीर, जो कि रिटायर्ड पुलिस से हैं, उनकी उनकी पिटाई की जाती है। भगवान सिंह अहीर की पिटाई की गई। इसके विरोध में घटना है चौरी चौरा, उत्तर प्रदेश में 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। इससे पहले एक और अधिवेशन हुआ दिसंबर 1921 ईस्वी में अहमदाबाद, और ये जो 3 महीने पहले ही अधिवेशन हुआ है इस घटना के, इस अधिवेशन में हकीम अजमल खान के द्वारा अध्यक्षता की गई और असहयोग आंदोलन को और तेज करने का निर्णय लिया गया। ये 5 फरवरी 1922 ईस्वी की घटना है। यहां लोगों के द्वारा गुस्से में चौरी चौरा जो पुलिस थाना था उसको जला दिया गया, उसमें आग लगा दी गई और थानेदार सहित लगभग 21 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। इस घटना के विरोध में गांधी जी के द्वारा 11 फरवरी 1922 ईस्वी को बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई गई और असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। यहां गांधी जी का सभी कांग्रेसी जितने भी बड़े नेता थे सबके द्वारा विरोध किया गया। मोतीलाल नेहरू, चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू जी ने तो यहां तक कहा कि कन्याकुमारी में हुई किसी एक अहिंसक घटना की सजा हम कश्मीर तक या पूरे भारत को नहीं दे सकते। सुभाष चंद्र बोस, बोस जी के द्वारा कहा गया कि ठीक उस समय जब पूरे देश का उत्साह चरम पर था, वापस लौटने का आदेश देना ये एक राष्ट्रीय दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। कांग्रेसियों के द्वारा गांधी जी की सोच को, इस फैसले को राजनीतिक दूरदर्शितापूर्ण बताया गया, लेकिन गांधी जी ने अधिकांश नेताओं को जेल में डाल दिया गया। गांधी जी ने इन सभी प्रतिक्रियाओं पर एक ही जवाब दिया कि कैदी कैदी जो नागरिक होता है, कैदी ज्यादातर उस समय जेल में बंद थे, जेल से अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे थे। सुभाष जी ने द इंडियन स्ट्रगल में अपनी प्रतिक्रिया दी। तो गांधी जी का कथन था कि कैदी मृत नागरिक होता है, यानी कि अब जब नागरिक मृत ही है तो उसके विचार का, उसकी सोच का कोई मतलब ही नहीं है, कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। ये हम पहला विरोध देखते हैं गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस का। सुभाष चंद्र बोस नहीं चाहते थे कि ऐसे समय जब पूरे देश में आग लगी हुई है, पूरा देश आंदोलन में एक साथ उठ खड़ा हुआ, पूरा देश हम देखें उस समय शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार कर दिया गया, न्यायालयों का बहिष्कार कर दिया गया, वकालत छोड़ दी गई वकीलों के द्वारा। खुद सुभाष जी ने आईसीएस को ठोकर मार दी। इतनी मेहनत से लंदन जाकर जो आईसीएस प्राप्त की उन्होंने, और उस आईसीएस को ठोकर मार दी। छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। सुभाष जी इस गांधी जी के फैसले के सख्त विरोध में थे।
जो गांधी जी ने सत्याग्रह को या असहयोग आंदोलन को वापस लिया था, इसके सख्त विरोध में थे और द इंडियन स्ट्रगल में उनके द्वारा स्पष्ट लिखा गया कि ठीक उस समय जब पूरा देश का उत्साह चरम पर था, इस तरह से आंदोलन को वापस लेना या वापस लेने का आदेश देना, यह राष्ट्रीय दुर्भाग्यपूर्ण है। ये पहला विरोध गांधी जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। दूसरी जो हम बात करेंगे घटना के बारे में, जिस घटना के बारे में बात करेंगे, दूसरी है स्वराज्य पार्टी का गठन। स्वराज्य पार्टी के गठन में भी सुभाष जी और गांधी जी बिल्कुल विरोध में रहे, या कहें कांग्रेस ही विरोध में है। क्यों स्वराज्य पार्टी का गठन किया गया? एक अधिवेशन हुआ कांग्रेस का दिसंबर 1922 ईस्वी में, और दिसंबर 1922 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ गया। यहां अध्यक्ष हैं चित्तरंजन दास, जो कि सुभाष जी के राजनीतिक गुरु हैं। चित्तरंजन दास के द्वारा जो कांग्रेस विधानमंडलों में प्रवेश को लेकर या विधानमंडलों के चुनाव को लड़ने को लेकर विरोध कर रही है, बहिष्कार कर रही है कि हम विधानमंडल के चुनावों को नहीं लड़ेंगे, विधानमंडल में प्रवेश नहीं लेंगे। लेकिन यहां चित्तरंजन दास का विचार है कि हम विधानमंडलों में, विधान परिषदों में, केंद्रीय विधानमंडल में प्रवेश लेकर जाकर चुनाव जीतकर और वहां जाकर हम अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करेंगे। कांग्रेस इस बात को नहीं चाहती है। हम यहां देखें, चित्तरंजन दास के द्वारा इस प्रस्ताव को रखा गया कि हम विधानमंडलों में प्रवेश लें, लेकिन बहुमत नहीं पाने के कारण इस प्रस्ताव को पारित नहीं करवा सके। चित्तरंजन दास की विचार से ही मोतीलाल नेहरू सहमत हैं और सुभाष चंद्र बोस, नेताजी भी इस विचार से सहमत हैं। चित्तरंजन दास के द्वारा कांग्रेस से इस्तीफा दिया जाता है और कांग्रेस से इस्तीफा देकर मार्च 1923 ईस्वी में इलाहाबाद स्वराज्य पार्टी का गठन किया गया। अब यहां मार्च 1923 ईस्वी में स्वराज्य पार्टी का गठन कर लिया गया और चुनावों में भी भाग लिया गया। मोतीलाल नेहरू केंद्रीय विधानमंडल में स्वराज्य पार्टी के नेता बने, जबकि चित्तरंजन दास बंगाल विधानमंडल में स्वराज्य पार्टी के नेता बने। उस समय नगर निगम में महापौर बने और इनके द्वारा नेताजी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया कलकत्ता में। कुछ ही समय बाद अक्टूबर में नेताजी को कलकत्ता सरकार गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करके मांडले वर्मा में 3 वर्ष के लिए निर्वासित कर दिया जाता है। 3 वर्ष के लिए नेताजी को निर्वासित कर दिया गया। सितंबर 1924 ईस्वी में दिल्ली में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया, जिसमें अध्यक्षता मौलाना आजाद के द्वारा की गई। तथा विधानमंडलों में प्रवेश को लेकर जो प्रतिबंध लगाया गया था, उस प्रतिबंध को हटाया गया और विधानमंडलों में प्रवेश को लेकर प्रस्ताव पारित करा लिया गया दिल्ली अधिवेशन में। हम देखें, सन 1925 ईस्वी में चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाती है और चित्तरंजन दास की जब मृत्यु हो जाती है तो स्वराज्य पार्टी कमजोर होती है और 1926 ईस्वी में पुनः कांग्रेस के साथ मिल जाती है। ये स्वराज्य पार्टी का गठन चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू के द्वारा। नेताजी इनके विचार से मेल रखते हैं। नेताजी भी गांधी जी या कांग्रेस वाली विचारधारा से सहमत नहीं है। ये नेताजी का
दूसरी जगह विरोध देखने को मिलता है। दोनों ही व्यक्तित्व, जिन व्यक्तित्वों के बारे में बात कर रहे हैं, दोनों ही व्यक्तित्वों के द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई, लेकिन कहां किस तरह से विचार मेल नहीं खाते, किस तरह से नीतियां मेल नहीं खाती, और कहां ये दोनों कब एक दूसरे के विरोध में नजर आते हैं, कौन सी नीतियां हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को गांधी जी की मृत्यु हुई है। 1919 से 1947 ईस्वी तक का स्वतंत्रता आंदोलन के जो भी कार्यक्रम हैं, उन सब कार्यक्रमों को आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। उन सभी कार्यक्रमों के बारे में बात करते हुए, उन सभी आंदोलनों के बारे में बात करते हुए चलेंगे। जैसे हमने यहां असहयोग आंदोलन की बात की, इसी समय जो स्वराज्य पार्टी का गठन हुआ, स्वराज्य पार्टी को लेकर बात की। दोनों ही प्रमुख बड़े महापुरुषों का, बड़े नेताओं का 23 जनवरी को सुभाष जी का जन्मदिन है, 30 जनवरी को गांधी जी की पुण्यतिथि है, दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। आज हमने असहयोग और स्वराज्य के बारे में बात की, इसके बारे में हम देखेंगे साइमन कमीशन और सेबिना अवज्ञा आंदोलन। साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय शहीद होते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन देखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी गांधी जी के द्वारा वापस लिया जाता है और गांधी जी के द्वारा वापस लिए जाने पर सुभाष जी के द्वारा कटु आलोचना की जाती है। इन दोनों का खुलकर विरोध जो सामने आएगा हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन में, जहां सुभाष जी अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के। इन अधिवेशनों में उसके बाद सुभाष जी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं और आजाद हिंद फौज को नेतृत्व संभालते हैं, भारत को छोड़कर चले जाते हैं, वो भी देखेंगे। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन की बात करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद किन परिस्थितियों में और कौन से दौर में क्या कारण रहे कि गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा कर दी गई। इन सभी कारणों को विस्तार से पढ़ने का प्रयास करेंगे, विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। सभी विद्यार्थियों से अपील है, निवेदन है, सृष्टि क्लासेस भुसावर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके साथ इसी तरह बना रहूंगा और उम्मीद करता हूं आपका प्यार और स्नेह इसी तरह इस चैनल को मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।